प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, निरपेक्ष प्रयास के इस सत्र में आपका स्वागत और अभिनंदन मैं प्रदीप वाजपेयी करता हूँ। आज का सत्र भी पूर्ण है इस दृष्टि से कि मैंने जो किताब लिखी थी डायनेमिक कोऑपरेशन, उसमें तो प्रत्येक पहलू को मेरे द्वारा उसका वर्णन किया गया है, किंतु आप तक अब कुछ बदली हुई परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि कुछ एडिशनल अतिरिक्त जानकारी भी आपसे, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता को यह जानना आवश्यक है कि किस तरह इस योजना का विस्तार किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि कोई भी विकास हो या तो वो उत्तरोत्तर होता है, यानी कि वर्टिकल होता है, और एक विकास होता है जो समानांतर होता है, अर्थात हॉरिजॉन्टल होता है। इन दोनों के बीच में आपस में समन्वय या कोऑर्डिनेशन अत्यावश्यक होता है। जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो एक ग्रुप में अधिक से अधिक मेंबर को बनाना, ये लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात जो उपभोक्ताओं को इस योजना में सम्मिलित करने का प्रयास जो है, वो हर उभरते हुए जो इस आंदोलन के प्रणेता रहेंगे, उनके लिए आगे बढ़ने का जो अवसर है वो इसी दृष्टिकोण से नापा जाएगा कि उन्होंने कितने नए उपभोक्ता बनाए, उपभोक्ता सहबंदी बनाए। और जहाँ तक समानांतर या हॉरिजॉन्टल की बात है, उपभोक्ताओं का सहबंध जो किसानों के साथ में है, या फुटकर व्यापारी, रिटेल ट्रेडर्स हैं, थोक व्यापारी हैं, और जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब भी एक उपभोक्ता हो सकता है कि वह कृषक हो, एक उपभोक्ता हो सकता है जो किसी व्यापार में, फुटकर व्यापार में उसकी कोई फुटकर दुकान हो सकती है उसकी, या उसका कोई थोक व्यापार भी हो सकता है, और वो एक उत्पादन करता या मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। तो उस स्थिति में प्रत्येक उपभोक्ता अगर समानांतर या हॉरिजॉन्टल अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसका मूल्यांकन एक अलग तरह से जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम रहेगा, या किसी को जो रेम्यूनरेशन देना है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसने कितना वर्टिकल ग्रोथ में अपना योगदान दिया है और कितना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में उसने अपना योगदान दिया है। ये दोनों लिंकेजेस या इनके बीच में जो संबंध है, कोलैबोरेशन के विस्तार की जो संभावनाएं हैं, वो एक अलग स्तर पर पहुंचाई जा सकती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक महिला उपभोक्ता हो सकता है कि वह, उसके घर में सिलाई की मशीन है, तो वो जो सिलाई का काम करते हैं, जैसे वैसे तो हर शहर में टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, किंतु अगर वो अपनी एक कोई विशेष पहचान बनाना चाहे, वो हो सकता है कि बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हो और साथ साथ में जो है वह अच्छे कपड़े भी सिलना जानती हो, तो वह इस एक अलग ग्रुप का मेंबर होने के साथ साथ उपभोक्ता अगर अपना योगदान देती है, उस ग्रुप को जो सिलाई के उद्योग में कार्यरत है, तो वह महिला, उनका भी जो है एक विकास जो है हॉरिजॉन्टल विकास कर सकती है। इसका उसे अलग से जो रेम्यूनरेशन है उसका निर्धारण उस हिसाब से किया जाएगा। हो सकता है एक महिला जो हम खाते हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती हो सकता है कि एक कोई दूसरा महिला एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, तो ऐसी महिलाएं जो अच्छा खाना बना सकती है वो खाना बना के, और जो महिला रेस्टोरेंट खोलना चाहती है उसके साथ में सहबंध को अपने विकसित कर सकती। इस तरह से तरह तरह की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर महिलाएं उसके साथ में, उपभोक्ता के साथ साथ में अगर अपना योगदान उन क्षेत्रों में भी कर सकती है, तो उनके जो रेम्यूनरेशन या पारितोषिक जिसे कहते हैं, उसे पाने का अधिकार अधिक मिलेगा उसको। इसी तरह से जो कृषक है, वैसे तो वो अपने खेतों में काम करते हैं, मगर अगर साथ साथ में वो गेहूं को पिसवाते हैं
और उसके जो अलग अलग उत्पाद हैं, जैसे मैदा है, सूजी है, दलिया है, इसका भी अगर वो कार्य कर सकते हैं और इसका एक लिंकेज डेवलप कर सकते हैं, तो उन्हें कृषकों का जो समूह है उसमें अपने योगदान के कारण एक अलग स्तर पर उनको उन्हें उन्नति का, इन्हें किसान संगठन भी जो रहेंगे हमारे कृषकों के, उसमें आगे बढ़ने का उन्हें अवसर उपलब्ध होगा। जहाँ तक कृषक सहमत का सवाल है, मैं एक और इसकी संभावना पर विचार कर रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन के कीमत के इजाफे के कारण, हो सकता है कि अब जमीन खरीद के उन्होंने डाल दी है और वो इंतजार करते हैं कि कब इसमें जो है ना, इसके दामों में, इसके मूल्य में जमीन के इजाफा हो जाएगा, तब वो प्रॉफिट पे अपनी जमीन को बेच दें। कई बार इसमें जो समयावधि है इंतजार की वो लंबी होती है। तब तक ऐसे व्यक्ति उसे खाली पड़ी रहने की जगह कोई स्थानीय कृषक है या कोई मजदूर है उसको बटिया पे दे देते हैं। बटिया अर्थात कि वो जो भी मेहनत करेगा उसका एक निश्चित प्रतिफल वो दे देते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसकी उपज का वो उनके पास चला जाता है। मगर होता क्या है कि ये जिसे कहते हैं कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते हैं, कि वो रहते तो अनुपस्थित है मगर अपने आप को कृषक कह के टैक्स बेनिफिट जो होते हैं, जो कराधान में है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी हमारे देश में टैक्स फ्री है, तो वो अपने आप को कृषक साबित करके कि मेरे पास में उस जगह पे इतनी जमीन है, उसका फायदा वो कराधान में, टैक्सेशन में प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कृषक, उनके यहाँ उत्पादन होता है। अगर वे एक सहबंदी की योजना में शामिल हो जाते हैं तो जो सामूहिक प्रयास किसान और किसान के संगठन कर रहे हैं उसका फायदा उन तक पहुंच जाएगा। फर्क केवल इतना रहेगा कि जो कराधान है उसकी सूचना जो आयकर विभाग है उस तक सहकारी सहबंदी संगठन उन्हें सूचित करेगा कि इस व्यक्ति की बेनामी जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी इतनी आय कृषि की है और इन पर जो टैक्सेशन का भार है, यानी वो एक अमीर किसान है तो आयकर के नियमानुसार इन पर आयकर का निर्धारण किया जाए। इस तरह से जो हमारी केंद्रीय सरकार है जो इनकम टैक्स को कलेक्ट करती है उनका एक अलग स्तर पर, क्योंकि जो बहुत अमीर होते हैं या क्रीमी लेयर में जिसे कहते हैं, अगर कोई उस श्रेणी में है तो उसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सहबंदी योजना के फायदे के साथ साथ कुछ हद तक टैक्सेशन का, इनकम टैक्स का लाभ ले सकेंगे और उन्हें थोड़ा सा अधिक इनकम टैक्स का भार स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सहकारी संबंधी संगठन जो है ये भारत के जो संविधान है उसके अंतर्गत काम कर रहा है। तो इस संगठन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह भारत सरकार के साथ में हर तरह का सहयोग करे। अब हम एक सबसे ज्यादा विवादास्पद अर्थात डिस्प्यूटेबल, जो जिसके कारण हमेशा अक्सर जो है कभी कर्मचारी, कभी कृषक आंदोलन करते हैं, कर्मचारी आंदोलन करते हैं और अपने जो भी रिवार्ड हैं उसमें उत्तरोत्तर विकास की कल्पना करते हैं, उसकी मांग करते हैं। एक विचित्र स्थिति बन जाती है जिसे निपटना केंद्रीय सरकार या स्थानीय प्रांतीय सरकारें हैं वो अक्सर अपने आप को दुविधा में डाल देती है कि बहुसंख्यक, अगर हमारे यहाँ लगभग 70% जो हमारी जनता है वो गांव में रहती है और कृषि के कार्य में व्यस्त है और उन्हें उसकी जो MSP है वो भी अगर उपलब्ध नहीं होगी तो वो अधिक मूल्य की, अधिक MSP प्राइस की मांग करते हैं। वैसे तो केंद्रीय सरकार हर साल जो है ना MSP की कीमतें बढ़ाती आती है, मगर उससे वो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि जो लागत है
वो लगातार बढ़ती रहती है और एमएसपी बढ़ी हुई जो है वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। इसके बारे में तो पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे उनकी आय को बढ़ाई जाए। आज हम कुछ अलग तरह की बात कर रहे हैं और वह यह है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें हर व्यक्ति को, हर व्यापारी, हर जो उत्पादन करता है उसके द्वारा उत्पादित सामग्री पर उसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उसको लिखना आवश्यक होता है। अब यह बहुत अधिक विवादास्पद बिंदु है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो उत्पादन करता है वे जानबूझकर अपनी रिटेल प्राइस, सेलिंग मैक्सिमम रिटेल प्राइस को ज्यादा रखते हैं और फिर यह लालच देते हैं कि इसमें इतनी छूट मिल जाएगी। कई बार यह छूट 50% तक हो जाती है या उससे भी ज्यादा हो जाती है। कम ज्यादा होना यह है तो जो उत्पादक है वह कितना अधिक इस कराधान को बचने के लिए छूट दे रहा है अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर, ये इस पर निर्भर करता है। परंतु सहबंद में जो उत्पादन होगा या व्यापार किया जाएगा, व्यापारी है उसे अधिकतम अपना उसके द्वारा उत्पादित माल पे कितना कितना खर्चा हुआ है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए पहली बात यह है कि उसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। दूसरा ये है कि रॉ मटेरियल खरीद के उसे विक्रय योग्य बनाने के लिए उसे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और प्रोसेसिंग करने के बाद में उसे उसका वितरण करने के लिए या उसे गोदाम तक पहुंचाने के लिए जो जिसे हम कहते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये इसमें ये सब शामिल होता है। इसके ऊपर उसे परचेज टैक्स, जो भी उसके द्वारा सामग्री खरीदी गई है उसके ऊपर उसको टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए अगर कोई एग्रो प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, या तो गेहूं होगा या चावल होगा, चना होगा, दाल होगी, मूंगफली होगी। इस तरह से वो इनको खरीदेगा और वो टैक्स फ्री होता है। मगर कुछ जो अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं उसके ऊपर कराधान अलग अलग है। कुछ 0% टैक्सेशन की श्रेणी में आते हैं, कुछ मध्यम आते हैं, कुछ उच्च उसमें जाते हैं। जैसे अगर कोई कार खरीदना चाहता है तो उसे अधिक टैक्स लगेगा उसके ऊपर। अगर कोई टेलीफोन खरीदे, स्मार्टफोन खरीदना चाहता है तो उसके ऊपर अलग तरह का कराधान है। मगर कोई भी उत्पादक करता है इस तरह का जो है ना अपना यह जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है और उसको कन्वर्ट करने में क्या क्या चीज है, इनके अलग अलग मूल्य कभी नहीं बताते। और ये ऐसी वस्तुएं हैं जो एक आम उपभोक्ता खरीदता है। वैसे तो सरकार अपनी तरफ से जीएसटी के जो नियम है उसमें बदलाव करके उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वह सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। मगर यह देखा गया है कि उत्पादन करता इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सहबंद की व्यवस्था में इन सभी इनपुट्स जिसे कहते हैं, अर्थात रॉ मटेरियल, कन्वर्शन कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उसके ऊपर जो टैक्सेशन लगना चाहिए वह लगने के बाद में जो टोटल कॉस्ट होती है उसके ऊपर केवल 15% लाभ अर्जित करने की जो भी सहकारी उत्पादन करता है उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस वस्तु के जो भी कॉस्ट है, जिसे अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे 15% से ज्यादा प्रॉफिट वो अर्जित ना करे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है और अधिक प्रॉफिट कमाते हुए अगर वो पाया जाता है तो उसके साथ में सहबंद का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात वह एक तरह से ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा उत्पादक करता प्रोड्यूसर क्यों ना हो। इसी तरह से कोई थोक व्यापारी इससे ज्यादा अगर अपना लाभ अर्जित करता है तो उसे भी इसी तरह का दंड
का भागी होगा। रिटेल फुटकर व्यापारी हैं, वो भी इसी तरह के प्रतिबंध से बाधित होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि उपभोक्ताओं को कल्याण करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया परचेज प्राइस होनी चाहिए, ना कि सेलिंग प्राइस। जैसा मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस में जो मूल्य निर्धारण है वो किस तरह किया जाता है। पहले ही रिटेल प्राइस को आगे बढ़ा दिया जाता है, विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में तरह तरह की छूट देकर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। 7 में इसके उल्टी सेलिंग प्राइस की जगह परचेज प्राइस की व्यवस्था की जाएगी कि परचेज करते वक्त प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है यह जानने का कि इसमें इसकी कॉस्ट कितनी है और उस कॉस्ट के ऊपर 15% लाभ अर्जित किया जा रहा है या इससे ज्यादा किया जा रहा है तो वह इसकी शिकायत 7 में के अंतर्गत वह कर सकता है। और ऐसे व्यापारी ऐसे उत्पादनकर्ता के ऊपर 7 उत्पादन का सहबंध या विक्रय का सहबंध जो है ना वह समाप्त कर दिया जाएगा। और हमारी व्यवस्था में केवल एक ही दंडात्मक कार्यवाही होगी कि वह आगे किसी भी सहबंध की योजना का भाग नहीं हो पाएगा, अर्थात उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ की अगर इस तरह की कोई दंड जो दिया जाता है, जो सक्रिय सहबंधी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा उसके अगर इस तरह का कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाती है तो वह चाहे तो हमारे यहाँ जो एक रिटायर्ड जजों की जो नियुक्ति की जाएगी, एक जो वो है उसके समक्ष जो है ना अपील कर सकता है और उस अपील को उसे अपनी शिकायत दर्ज करके अपनी तरफ से इसके विरुद्ध अगर वह चाहे तो निर्णय को बदलवाने का प्रयास कर सकता है। मगर अगर वहां पे उसकी अपील अगर निरस्त कर दी जाती है तो उसे एक प्रकार से और अधिक सहकारी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो दंड है वह उसका भागीदार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक संपूर्ण न्यायोचित योजना है सहबंध के विकास की, जिसे हमारे देश के संविधान के अंतर्गत बनाया जाता है। अगर कोई चाहे तो हमारी न्याय व्यवस्था से अलग, चाहे तो वहाँ के हमारे देश के जो स्थानीय कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ इसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है, अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। अर्थात वह हर तरह से न्याय पाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि सहबंधी संगठन कोई अलग सरकार नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह के राजनीति की कोई भागीदारी होगी ही नहीं। कोई यह नहीं कह सकता कि ये विपक्ष के नेता हमारे यहाँ हैं, कौन सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हमारे यहाँ हैं और वे हमारे यहाँ के निर्णय को प्रभावित करते हैं। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो भी उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही, पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। कि हमारे यहाँ राजनीति वर्जित है, केवल उपभोक्ता कल्याण की या उत्पादकों के कल्याण की बात हमारे यहाँ की जाएगी, अन्यथा किसी अन्य विषय पर सक्रिय सहबंधी संगठन में उसको कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं होगा। इसके साथ ही मैं आज के इस सत्र के समापन की ओर अग्रसर होता हूँ। यद्यपि मैं कम ही बोलता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अर्थात इसके जो है ना आप भी मेंबर बनिए या कमेंट करिए। कमेंट आप पब्लिश करिए। अगर कोई आलोचना करना है, आपको कोई सुझाव देना है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारी किसी योजना में कोई कमी है, तो आप अपना सुझाव, हो सकता है कि नकारात्मक हो सकता है सकारात्मक हो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अवश्य करें। मगर इसके पहले आप एक बार जो डायनेमिक कोऑपरेशन की जो बुक है उसका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन को पढ़ लें, समझ लें कि क्या हम इसके बारे में पहले से लिख चुके हैं और उसके अनुसार फिर आप अपना मत को निर्धारण करने का निर्णय लें। धन्यवाद।